मेरा नाम खुशी है और मेरी उम्र 28 साल है। सजाए मौत के कैदियों की पत्नी उनसे मिलने आ जाएं तो पुलिस वाले बहाने से उन्हें कहाँ लेकर जाते हैं, सुनकर आपकी रूह तड़प जाएगी। मेरे पति की आज अदालत में पेशी थी और मैं सुबह से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति की बेगुनाही साबित हो जाए। मैंने आधी रात से उठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी और मुझे पक्का यकीन था कि आज अदालत मेरे पति को बाइज्जत बरी कर देगी। 7 बजे उठकर मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति के बूढ़े माता पिता बेचारे अलग परेशान थे। हम सब के दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहे थे कि न जाने क्या फ़ैसला आएगा। मेरे पति पर कत्ल का मुकदमा दर्ज था और मैं जानती थी कि मेरा पति ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो बेगुनाह है। मैंने अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। मेरा भी मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद हम तीनों अदालत के लिए निकल गए। मेरे पति पर उसके एक दोस्त के कत्ल का इल्ज़ाम था और बदकिस्मती से सारे सबूत उसके खिलाफ ही थे। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत अच्छा वकील किया था और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरे पति को बाइज्जत बरी करवा देगा। आज अदालत में आखिरी सुनवाई थी। आज फैसला सुना दिया जाता, इसीलिए हम सब वक्त पर अदालत आ गए थे। थोड़ी ही देर में मेरे पति को भी लेकर आ गए। उनकी हालत को देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और रोने लगी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। हमारी शादी को अभी 2 साल ही गुजरे थे और पिछले 6 महीने से वो जेल में ही थे। मेरे माता पिता भी आए थे। मेरे पास आकर माता पिता ने प्यार देने के बहाने मेरे कान में कुछ कहा कि फ़ैसला इसके खिलाफ आ गया और अदालत ने इसे कोई सज़ा दी तो इससे डिवोर्स ले लेना। मैंने तड़प कर अपने पापा को देखा कि इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे कर दी, लेकिन फिर उनकी जगह खुद को रखकर सोचा तो वो इतने गलत भी नहीं थे। एक बेटी के बाप थे जिसके पति की ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं था। हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर में जज साहब आ गए और कार्यवाही शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं सुन रही थी कि क्या हो रहा है, क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, कौन सा गवाह क्या बयान दे रहा है और वकील क्या बात कर रहा है। कुछ नहीं सुन रही थी मैं, बस आंखें बंद किए अपने पति के इन सब से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद पूरे तरीके से खामोशी छा गई। मैंने चौंक कर आंखें खोली। जज फैसला सुनाने लगा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जिसकी आवाज़ आई, तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम नितिन ने ही अपने दोस्त आकाश को मारा है। इसीलिए अदालत मुल्ज़िम नितिन को 3 महीने बाद सज़ाए मौत की सज़ा सुनाती है। ये कोई अदालत का फ़ैसला था या फिर मेरे कान बहरे हो गए थे जो मैं सुन नहीं पा रही थी। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं एकदम बेजान हो गई। मुझे लगा कि शायद मुझे सुनने में कोई गलती हुई है, लेकिन जब सास ससुर की तबीयत बिगड़ती देखी तब अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ मैंने सुना सच सच सुना। मेरे पति की हालत तो जैसे काटो तो बदन में खून नहीं। मैं रोने लगी। ये क्या हो गया था? सज़ाए मौत। मेरे पति को पुलिस वाले सामने से लेकर गुजरे तो मैं खुद पर काबू नहीं कर सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। सब जानते थे कि कत्ल मेरे पति ने नहीं बल्कि उसके सौतेले बहनोई ने किया है। ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा की तरह ताकतवर का पल्ला ही भारी रहा था। उसने पुलिस से लेकर गवाह सब खरीद लिए थे और इसमें फंसा मेरा पति। अपने सास ससुर को लेकर मैं घर आ गई। उन बेचारों की इकलौती संतान था। वो उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा। पुलिस ने उन्हें ख़ास सज़ाए मौत वाले कैदियों की जेल में शिफ्ट कर दिया था। जिस दिन उसे सज़ा हुई उसके दूसरे दिन जब मैं उससे मिलने गई तो जेल में हर कोई मुझे ही घूर कर देख रहा था। मैंने सोचा, कैसे पुलिस वाले हैं जो हराई गई को घूर रहे हैं। जब मैं अपने पति से मिलने गई तो उसे ऐसा देखकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे बाद मेरे घर वालों का ख्याल रखना। वहाँ बहुत सारे लोग जेल में बंद थे और उस वक्त कई और औरतें भी अपने पति से मिलने आई थीं। मेरे बिल्कुल ही साथ एक मेरी ही तरह जवान लड़की थी जो उस वक्त रो रही थी और उसका पति सलाखों के पीछे था और वहीं से उसके आंसू पोंछ रहा था। मेरे पति कहने लगे कि अपना और सबका ख्याल रखना और मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगी, ज़रूर कुछ न कुछ हो जाएगा
और इस तरह की तसल्लियाँ देकर मैं वापस आ गई, क्योंकि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया था। मैं जेल से बाहर निकली तो वो लड़की भी बाहर खड़ी किसी गाड़ी आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे जाकर बात करी और पूछा कि क्या आपके पति को भी सज़ाए मौत हुई है। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई और कहने लगी, वो मेरा पति नहीं बल्कि उसका कातिल है। मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में उसको सज़ाए मौत हुई है। वो ये कहकर आगे बढ़ गई और मैं हैरानी से दूर जाता देखती रही। उसकी बात समझने में मुझे बस कुछ ही देर लगी थी, और जब उसकी बात मुझे समझ में आ गई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। मैं तो समझ रही थी कि वो अपने पति से मिलने आई है और उससे मिलकर रो रही है, लेकिन वो तो अपने पति के कातिल से मिलने आई थी। एकदम से मेरे दिमाग में वो सारी खबरें घूमने लगीं जिसमें बताया जाता था कि एक औरत ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को कत्ल कर दिया, उसको रास्ते से हटा दिया। मुझे पहले अपने कानों पर यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैं समझती थी कि शादी बहुत मजबूत रिश्ता है, लेकिन उस लड़की से मिलकर मुझे सारी खबरें सच लगने लगी। मुझे जो पहले उस लड़की से हमदर्दी हो रही थी, अब एकदम से मुझे उससे नफरत होने लगी। मैंने सोचा कि यह ऐसी बुरी लड़की है और मैं इसके लिए अफसोस कर रही थी। फिर मैं घर पर आ गई। आकर भी वो लड़की और उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमती रहीं। कैदियों से हफ्ते में सिर्फ एक दिन की मुलाकात हो सकती थी, इसीलिए मैं अब पूरे हफ्ते अपने पति से मिलने नहीं जा सकती थी। इस पूरे हफ्ते के बाकी के दिन मैंने बहुत ज़्यादा बेचैनी से गुजारे, और जब मिलने का दिन आया तो मैं अपने पति से मिलने के लिए चली गई। और जब गेट के अंदर जाने लगी, उसी दिन वाली लड़की को देखा। वो भी अपने आशिक से मिलने आई थी। मैंने अपने पति से पूछा कि इस लड़की की क्या कहानी है, तो मेरे पति ने बताया कि मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, यहाँ पर सिर्फ सज़ाए मौत वाले कैदी हैं, और सज़ाए मौत उनको ही मिलती है जिन्होंने किसी का कत्ल किया है। बेचारा जवान लड़का है, अब पता नहीं उसने कत्ल किया भी है या नहीं, या उसको फंसाने के लिए मेरी तरह इल्ज़ाम लगाकर भेजा गया। मैंने चुपके से अपने पति को उस लड़की से होने वाली बातों के बारे में बताया और उनसे कहा कि इस लड़की से थोड़ा चौकन्ना होकर रहें। मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की तरफ ही जा रहा था, जो उस लड़के का हाथ पकड़कर लगातार रो रही थी। मैंने उसकी बातों की तरफ ध्यान दिया। वो लड़की रोते हुए कह रही थी, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, मैं क्या करूं? मैं तुम्हें इस तरह देखकर मर जाऊंगी। वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लड़की और रोते हुए बोली, अब कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है और मेरी वजह से हुआ है। तब वो लड़का उसे चुप करवा रहा था और वो लगातार रोए जा रही थी। मैंने नफरत से मुंह मोड़ते हुए कहा कि अब अपनी गलती मानने का क्या फ़ायदा, एक मर्द तो जान से गया और अब दूसरा भी जाने वाला है। मैंने उनकी बातों से ध्यान हटाकर अपने पति को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी दोस्त एक बहुत अच्छे वकील का बता रही थी, मैं कल मिलने जाऊंगी उससे और हाई कोर्ट में अपील करूंगी। मैं आपको ऐसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। अभी मैं अपने पति से बात कर ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बोला, नितिन शर्मा की घरवाली तुम हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। कहने लगा कि थानेदार साहब बुला रहे हैं। तो मेरे पति ने चौंक कर देखा और कहा, क्यों बुला रहे हैं? वो हवलदार कहने लगा, मुझे क्या पता, कोई पेपर वर्क करना होगा इसीलिए बुला रहे होंगे। मेरे पति ने कहा कि मेरी पत्नी कहीं नहीं जाएगी, सारे पेपर तो कंप्लीट हैं, अब कुछ नहीं होगा। हवलदार चेत कर बोला कि ऐसा है कि ये जो मुलाकात हो रही है ना, इसके सिग्नेचर भी करवाने होते हैं और उसे ही करवाने के लिए वो बुला रहे हैं। अगर नहीं जाना तो ठीक है, मैं बता देता हूँ जाकर, लेकिन ये याद रखना कि ये मुलाकात फिर कभी नहीं होगी, बस आज आखिरी बार ही समझो। मैं घबराकर खड़ी हो गई और कहा, नहीं नहीं, मैं चलती हूँ आपके साथ। वो हवलदार रास्ते में समझाते हुए बोला, कागजी कार्यवाही ज़रूरी होती है और सबकी ही होती है। पिछले सारे कैदी तो पुराने हैं, उन सब की कार्यवाही तो हो चुकी है। तुम्हारे पति नए हैं, इसीलिए थानेदार साहब ने आपको बुलाया है। मैं थानेदार के ऑफिस में गई तो उसने सर से पैर तक मेरे हुलिये को बहुत गौर से देखा, जो कि मैंने एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और दुपट्टे से सर ढका हुआ था। मैंने उसकी नज़रों की तपिश से घबराते हुए कहा कि जी कहिए, आपने मुझे बुलाया था, मैं नितिन की पत्नी हूँ। वो अपनी मुस्कुराहट छुपाकर कहने लगा, बहुत जल्द आप नितिन की विधवा कहलाएंगी। फिर बात काट कर वो कहने लगा, मेरा मतलब है
3 महीने में से 1 महीना गुजर गया है और बाकी बहुत थोड़े दिन बचे हैं उसकी फांसी में। मैंने कहा, वो आपकी परेशानी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे पता नहीं क्यों यह एहसास हो रहा था कि उसने मुझे किसी काम से नहीं बल्कि सिर्फ मेरी बॉडी का जायज़ा लेने के लिए बुलाया है। मेरे सवाल पर वो कहने लगा, नहीं अब सब ठीक है, अब ज़रूरत नहीं। मैं गुस्से से बाहर निकली और दोबारा अपने पति के पास जाने लगी, लेकिन तब तक मिलने का समय ख़त्म हो चुका था। सिर्फ 3 मिनट रह चुके थे। थानेदार के ऑफिस से जेल तक जाने का कम से कम 5 मिनट का रास्ता था, इसलिए अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं जेल से निकलकर एक तरफ खड़े होकर ऑटो रिक्शा का वेट करने लगी। इतने में एक अजीब नज़ारा देखा, जैसे मेरी सांस वहीं रुक गई। मैंने देखा कि वही लड़की बाहर निकल रही है और उसके साथ थानेदार भी बाहर निकला और 1-2 और पुलिस वाले। मैंने हैरानी से पूछा, ये लड़की पुलिस वालों के साथ क्या कर रही है? वो उनके साथ एक कार में बैठ गई और वो सब वहाँ से चले गए। मैं बहुत शॉक्ड होकर रह गई थी। ये लड़की पुलिस वालों के साथ क्यों गई है और कहाँ गई है? मुझे तो वो थानेदार शक्ल से ही बेकार इंसान लग रहा था, लेकिन वो काफ़ी लोग थे। मेरे अंदर तो शक पैदा होने लगा कि जाने क्या बात हो सकती है। मैं अपने दोस्त के बताए हुए वकील के पास गई और मैंने उससे अपने पति का सारा केस डिस्कस किया। मैं हर हालत में अपने पति को बचाना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरा साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि एक कातिल की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं उससे डिवोर्स ले लूं, मगर मैं नहीं मानती थी। मुझे पूरा भरोसा था कि ये एक आजमाइश है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। उस वकील ने मुझसे फ़ीस ली और कहा कि ठीक है, मैं जल्दी से हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी करता हूँ। मैं उसको धन्यवाद कहकर बाहर निकल आई। जब दूसरी मुलाकात का वक्त आया तो मैं अपने पति से मिलने गई, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो मुझसे कहने लगे कि तुम आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ पर मत आना। मैंने परेशानी से पूछा कि क्यों ना आऊँ यहाँ पर, ऐसी क्या बात हो गई? मुझसे कहने लगे कि मैंने सुना है सजाए मौत के कैदियों की पत्नी जो उनसे मिलने आती हैं, उन्हें ये पुलिस वाले कहीं ले जाते हैं। मैंने चौंक कर पूछा कि कहाँ ले जाते हैं? उस पर मुझे कुछ दिन पहले का ख्याल आया, जब वो लड़की पुलिस वालों की कार में बैठकर कहीं चली गई थी। तो मेरे पति कहने लगे कि ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ लेकर जाते हैं, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि वो कहीं लेकर चले जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम आज के बाद नहीं आना। मैंने अपने पति को तसल्ली दी कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो ऐसे पुलिस वालों के साथ चली जाऊँ। ये कहते हुए मैंने एक नज़र अपनी लेफ़्ट साइड में डाली, जहाँ वो लड़की खड़ी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। अपने आशिक का हाथ थामकर बार बार यकीन दिला रही थी कि वो बहुत जल्द बाहर होगा। मेरा शक बहुत ऊपर पहुंच गया था कि आखिर वो उस दिन पुलिस वालों के साथ क्या करने और किधर गई थी। मैंने उस लड़की से बात करने का फ़ैसला कर लिया और गेट से बाहर निकलते ही उससे कहा, उस दिन तुम्हें पुलिस वालों के साथ उस गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हुए देखा था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि वो लोग तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? वो मेरी तरफ मुड़ी और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, नहीं, आप नहीं पूछ सकती, क्योंकि आप मुझसे पूछने का हक नहीं रखती हैं। ये जवाब देकर वो आराम से चली गई। मैंने सोचा, किस कदर बदतमीज़ लड़की है, किस तरह जवाब देकर गई है। मैंने भी कहा कि ना बताती तो मत बताए, उसकी मर्ज़ी। अगले हफ्ते जब मैं अपने पति से मिलने गई तो ना ही वो लड़की दिखाई दी और ना ही वो आदमी जिससे वो मिलने के लिए आती थी। मैंने अपने पति से पूछा कि ये तुम्हारा साथ वाला साथी कहाँ गया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसे अभी 4 दिन पहले ही यहाँ से ले जाया गया है, शायद सज़ा दिलवाने के लिए। इसलिए मेरे पति का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो मुझ पर गुस्सा हो रहे थे कि मैं यहाँ उनके मना करने के बावजूद भी क्यों आ गई हूँ। मुझे भी सुनकर दुख हुआ था कि वो बेचारा सजाए मौत पा गया। न जाने उस लड़की पर क्या बीती होगी। वो लड़की यहाँ बैठकर जिस तरह से बातें करती थी, उससे तो साफ साफ पता लगता था कि वो लड़की उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। न जाने उसकी मौत ने उस लड़की पर किस तरह का प्रभाव डाला होगा। सजाए मौत का सुन के ही हर कोई खौफ खाता है, और वो लोग तो और भी ज़्यादा जो पूरा पूरा दिन इनके साथ हैं और इसी डर में हैं कि न जाने किस पल उन्हें सज़ा मिल जाए। कितना मुश्किल होता है इस हाल में रहना। मुझसे ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं गया। मैं घर वापस आ गई।
मेरे सास ससुर बेचारे इसी उम्मीद के सहारे जी रहे थे कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल जाएगा, वो घर आ जाएगा। उम्मीद तो मुझे भी यही थी, मगर फिर भी अंदर से दिल धड़कता रहता था कि कुछ हो ना जाए। मैं फिर अपने पति के मना करने के बावजूद गई। जब तक मैं एक बार जाकर उससे मिलती नहीं थी, मुझे चैन नहीं आता था। मेरे सोच के मुताबिक ही वो बहुत गुस्सा हुए थे कि तुम यहाँ मत आया करो, तुम क्यों मेरी बात को सीरियस नहीं ले रही। मुझे यहाँ कई लोगों ने बताया है कि ये पुलिस वाले उनकी पत्नियों को जाने कहाँ लेकर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। मेरा मानना था कि जब तक मैं ठीक हूँ, कोई दूसरा कैसे मेरे साथ अपनी मनमानी कर सकता है। मैं वापस आ गई। रात को किसी काम से पेंसिल की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने बैग की तलाशी ली तो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। मैंने बाहर निकाल लिया और उसमें जो लिखा था वो पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। ये कागज़ का टुकड़ा पता नहीं किसने रख दिया था। मैंने तो बैग हर वक्त अपने साथ ही रखा था। ज़रूर जब हमारे बैगों की तलाशी ली जाती होगी तभी किसी ने रख दिया होगा ये कागज़ का टुकड़ा। इस पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। एक बार मेरा दिल करा कि मैं उस नंबर पर कॉल करूं, लेकिन मैं कुछ सोचते हुए रुक गई। अगले दिन मुझे वकील के पास जाना था। वकील के पास से मैं वापस आ रही थी, तभी अचानक रास्ते में मुझे वही लड़की नज़र आई। वो एक लड़के के साथ किसी कैफ़े में जा रही थी। तभी मैंने रिक्शा रुकवाया और मैं उसके पीछे जल्दी से उसी कैफ़े में चली गई। वो एक मेज़ पर हाथ पकड़कर बैठे थे। लड़का मेरी तरफ से कमर करके बैठा था, इसी वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। मुझे उस लड़की पर गुस्सा आने लगा कि दो दो मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद करके उसे सुकून नहीं मिला था जो वो यहाँ अब तीसरे मर्द के साथ बैठी हुई थी। मैं काफ़ी देर बैठी उन दोनों को देख रही थी। फिर मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैं उस लड़की के ठीक सामने चली गई ताकि उसको शर्मिंदगी हो। और तभी मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि सामने मौजूद लड़का तो वही था जो जेल में बंद था। सब यही समझते थे कि वो मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं, जिंदा था, बल्कि मज़े से आज़ादी की ज़िंदगी जी रहा था। मुझे देखकर दोनों घबरा गए थे। फिर वो लड़की उस लड़के से कहने लगी कि तुम घर जाओ, मैं कुछ देर में घर आ जाऊंगी। वो लड़का चला गया तो मैं उसकी छोड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई और पूछा कि ये सब क्या है। तुम बहुत अजीब हरकतें करती हो और अब तुम इस लड़के के साथ हो। ये लड़का सबकी नज़र में मर चुका है और तुम इसके साथ हो, ये सब क्या है। वो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम ज्योति है, हम धामपुर के रहने वाले हैं। मेरे माता पिता की बस हम 3 ही बच्चे थे। मैं सबसे बड़ी थी और मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई। मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बहन से थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही काम पर जाते थे। मैंने अपनी बहन को पहले दिन से ही खुद संभाला था। मेरे माता पिता की अजीब फितरत थी, दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी शादी हो गई और 3 बच्चे भी हो गए। जब से भाई पैदा हुआ था तब से उनका झगड़ा भी बढ़ने लगा। वो हफ्तों तक बात नहीं करते थे। मैंने अपने भाई बहन को कैसे संभाला ये बस मैं ही जानती हूँ। मेरी बहन और भाई मुझे मेरी जान से भी बढ़कर प्यारे थे। मेरे पापा के दोस्त के बेटे ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं अपनी मम्मी की सहेली के लड़के को पसंद करती हूँ और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे पापा ने तहश में आकर और मम्मी की ज़िद की वजह से मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर दी। शादी के बाद मैं अपनी बहन को भी ससुराल ले आई थी, क्योंकि मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। उसके लिए हमेशा घर पर कोई देखभाल करने वाला चाहिए था, जो कि वहाँ रहकर नहीं हो सकता था। मेरा पति उसको अपनी बहन ही कहता था। हमारे लिए ख़ास मिठाई लेकर आता था जो हम बहुत शौक़ से खाते थे। फिर मेरे पति दूसरे शहर काम से चले गए तो उनके पीछे मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने जब बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो मेरी तो जान निकल गई। लेकिन असली क़यामत तो तब टूटी जब मेरी बहन ने बताया कि उसके साथ ये सब मेरे पति ने ही किया था। मैंने अपने पति को धमकी दी कि मैं सबके सामने उसको रुस्वा करूँगी, तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी मासूम बीमार बहन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उस पर कोई इल्ज़ाम न लगा और ना ही किसी ने उसे कातिल कहा, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी।
इसलिए मैंने अपनी मम्मी के दोस्त के बेटे सोहन से मदद ली और उसे अपने घर बुलाया ताकि मैं अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकूं। लेकिन उसी वक्त वो भी घर आ गया और सोहन को घर पर देखकर तहश में आकर उस पर हमला कर दिया। फिर वो मुझे चाकू से मारने लगा था, तो मेरी जान बचाने के लिए सोहन ने उसके सर पर कांच का फ्लावर पॉट दे मारा और वो अस्पताल पहुंच गया। और बदतमीज़ इंसान मरने से पहले सोहन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा के गया, उसके खिलाफ बयान दे गया, इसलिए उसे सजाए मौत हो गई। मैं सोहन को मरता हुआ नहीं देख सकती थी, इसलिए जब पुलिस वालों ने मुझे एक ऑफ़र दी कि अगर मैं सोहन को आज़ाद देखना चाहती हूँ तो मुझे उनकी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो शर्त मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि जल्द ही वो आपको भी ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। मैंने उनकी शर्त मान ली और सोहन को आज़ाद करवा लिया। अब हम दोनों पति पत्नी हैं। शर्त वाली बात से मुझे वो कागज़ का टुकड़ा याद आया जिस पर लिखा था कि अगर तुम्हें अपने पति को आज़ाद देखने की तमन्ना है तो तुम्हें इस खास शर्त को पूरा करना होगा। शर्त क्या है, जानने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैंने उसे शादी की शुभकामनाएं दी और घर चली आई। उस लड़की के अलावा मैंने बहुत सारी औरतों को उन पुलिस वालों के साथ जाते हुए देखा था। मैंने वो पर्ची फेंक दी। मुझे किसी की भी ऐसी वैसी शर्त करने की ज़रूरत नहीं थी। जिन वकील साहब के पास वो केस गया था वो अपने तौर पर जांच पड़ताल करके सबूत इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई थी। जब मिलने का दिन आया तो मैं फिर से अपने पति से मिलने चली गई, लेकिन ये क्या, मेरा पति तो वहाँ पर था ही नहीं। मैंने बेचैनी से दूसरे कैदियों से पूछा, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं था। आखिर में एक हवलदार कहने लगा कि तुम्हारी पति के सज़ा के दिन करीब आ गए थे, इसलिए उसे दूसरी जेल भिजवा दिया गया है। मैं सुनकर परेशान हो गई कि कहाँ भेजा गया है उसे, मुझे एड्रेस बताओ। तो वो कहने लगा कि अभी बड़े साहब ज़रूरी काम से उधर ही जा रहे हैं, तुम उनसे बात कर लो, क्या पता तुम्हें भी साथ ले जाएं। मैं फ़ौरन ऑफिसर के कमरे में गई और उनसे कहा कि मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ दूसरी जेल में ले जाइए क्योंकि मुझे एड्रेस नहीं पता। तो वो कहने लगा कि मैं बस निकलने ही वाला हूँ, जाना है तो जल्दी आ जाओ। उसके अलावा 2-3 पुलिस वाले और थे जो पीछे बैठ गए थे। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन फिर सोचा कि बाकी के लोग भी तो हैं गाड़ी में। गाड़ी काफ़ी देर तक चलती रही और मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी। आखिर 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम एक फार्म हाउस पहुंच गए थे। मैंने घबराते हुए पूछा, हम यहाँ क्या करने आए हैं? वो थानेदार हंसते हुए बोला, हम तो यहाँ मस्ती करने आए हैं, अब तुम भी साथ हो तो मज़ा दुगना हो जाएगा। वो मुझे घसीटकर नीचे उतारने लगे। मैं उनसे मना कर रही थी और चिल्लाने लगी, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। वो ऑफिसर कहने लगा कि तुम्हें एक लेटर भेजा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। मैं तो कितने दिनों से उसका इंतज़ार ही कर रहा था, लेकिन अंदाज़ा हुआ तुम काफ़ी घमंडी औरत हो और ऐसी लड़कियां तो मुझे बहुत पसंद हैं। मुझे याद आने लगा, इसलिए ही मेरा पति जेल में मिलने आने से रोकता था। वो बिल्कुल ठीक था और मैं गलत। मैंने कितनी आसानी से खुद को शिकार होने दिया। मैंने उस ऑफिसर के आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे जाने दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे कैद नहीं करे हुजूर। ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुमसे पहले एक पटाखा लड़की यहाँ आई थी और वो अपनी मर्जी से आई थी। उसका आशिक जेल में बंद था, उसको जेल से आज़ाद करवाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। उसने मुझे खुश किया तो मैंने उसके आशिक को आज़ाद करके उसे खुश कर दिया। तुम्हारे लिए भी यही ऑफ़र है, तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हारे पति को आज़ाद कर दूंगा। मैंने उसको बातों में लगाए रखने का सोचा था। मैंने कहा, अगर तुमने वादे से इनकार कर दिया तो वो कहने लगा, मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, आजमा कर देख लो। आज का दिन मेरे साथ गुजार लो, फिर कल तुम्हारा पति आज़ाद हो जाएगा। मैं बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। मैं अपनी फ्रेंड का इंतज़ार करने लगी। यहाँ आने से पहले मैंने गाड़ी में ही उसे मैसेज कर दिया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ पहुँची। इतने में ही पर्स में रखे मोबाइल पर रिंग की आवाज़ आई। उसी ऑफिसर ने जल्दी से मेरा मोबाइल छीनकर बंद कर दिया। फिर उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। और इस लम्हे, इस मौके पर मीडिया वहाँ पहुँच गई थी। मैंने उसको मैसेज करके कह दिया था कि आते हुए मीडिया भी ले आए, और अब जब मीडिया ने उसे एक लड़की से बदतमीज़ी करते वक्त और छेड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था,
उसके साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए और इन सब से ये पता चला कि मेरा पति वही इस जेल में था। इस ऑफिसर ने जानबूझकर उसे मिलाई वाले कमरे में आने से रोक दिया था ताकि उसकी पत्नी, मतलब कि मैं यहाँ आऊँ तो वो किसी बहाने से मुझे यहाँ ले आए। अगर मैं पहले ही अपनी फ्रेंड से सब कुछ ना जान चुकी होती तो मैं भी उसके चंगुल में फंस जाती। मैं समझ गई थी कि वो मुझे ट्रैप कर रहा है, इसलिए मैंने उसे सज़ा दिलवाने का फ़ैसला किया और पूरे मीडिया के सामने उसकी असलियत खोल दी। कुछ ऑफिसर्स बहुत सालों से ये काम कर रहे थे। जिनको सज़ाए मौत की सज़ा होती थी उनकी पत्नियों को बहाने से यहाँ ले आते थे। जिसको आज़ाद कर देते थे उसकी फ़ाइल बंद कर देते थे कि उसको सज़ा दे दी गई। कुछ औरतें जो बहुत ज़्यादा अमीर होती थीं तो उनसे बहुत पैसे लेते थे। उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं इसके हाथ खिलौना नहीं बन सकती थी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। मीडिया ने उसका असली चेहरा दुनिया को दिखाया। पुलिस वालों की असलियत निकल गई। इस ऑफिसर ने पैसे लेकर मेरे पति के खिलाफ केस बना दिया था और जांच पड़ताल नहीं की थी, लेकिन बाद में जो पुलिस वाला उसकी जगह पर आया था वो बहुत ज़्यादा ईमानदार था। उसने मेरी दरख्वास्त पर फिर से जांच पड़ताल शुरू की और बहुत ही कम समय में असली कातिल को पकड़ लिया। ये केस एक बार फिर अदालत में पेश हुआ। इस बार मेरे पति को बाइज्जत बरी कर दिया गया और असली मुजरिम को सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई। आखिर इंसाफ हुआ था और क्या खूब हुआ था। मुझे पहले दिन से ही यकीन था कि बेगुनाहों को सज़ा नहीं मिल सकती। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो ऊपर वाला मेरी मदद ज़रूर करेगा। मेरा विश्वास मेरे काम आया और आज मेरा पति सही सलामत घर आ चुका है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।